लोगों ने उपस्थित होकर कोविड वैक्सीन के टीके लगवाए। इस मौके पर शहजाद बाबा शाह, अंसार लाला, रियाज अली, अनीस खान साहब, अवैस खान, शरीफ खान साहब, अकील भाई, हनीफ भाई इंदौरी, इलियास भाई और अन्य कई कार्यकर्ताओं ने हाजी सोहराब पटेल के साथ उपस्थित होकर कैंप को सफल बनाया। मैडम, आज ये ग्रीन पार्क में वैक्सीन लगाया जा रहा है, यहाँ पर अपना किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है? यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं वो किस तरीके का उनमें माहौल है? सभी बहुत उत्सुक हैं यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए। बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। बस अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो 45 ईयर से ऊपर वालों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं आज। आपके सेंटर पे कितने वैक्सीन लगाए जाएंगे और कितने दिन का सेंटर रहेगा? नहीं, मतलब 200 डोज मिले हमें आज, और यदि 200 से ज़्यादा हितग्राही आ रहे हैं तो हमें और भी वैक्सीन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट देखने को मिल रहा है जो उनमें थोड़ा सा नर्वस हो या ऐसा कुछ हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी। इसमें वैक्सीन लगाने के बाद क्या कोई रिप्लाई आ रहा है किस तरीके का? सभी फीडबैक तो सबका अच्छा ही आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम, सिर्फ इसमें नॉर्मल बुखार आ जाता है या सिर दर्द होता है, तो उससे ये हम टेबलेट भी दे रहे हैं। तो एक टेबलेट लेने से आप भले 2 ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, तो बस उसके बाद कुछ नहीं होगा। एक दिन ऐसा लगेगा कि लुस्तपन आ रहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वैक्सीनेशन की कोई कमी तो नहीं नहीं नहीं, कोई भी कमी नहीं है, पर्याप्त है हमारे पास। आपका परिचय? मैं CHO बुलबुल चौधरी, सब हेल्थ सेंटर बिसनावदा। आज आपका यहाँ पर कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर चालू है? आज ये हमने ग्रीन पार्क में ख्वाजा चौक पे वैक्सीनेशन का एक सेंटर चालू किया है, जिसमें काफ़ी लोग सुबह से यहाँ एकत्रित होकर सुबह लगवा चुके हैं और लगातार भीड़ कम होती जा रही है। लोगों को बुलवा के टीके लगाने का काम जारी है। लगभग 100 के लगभग अभी टीके लग चुके हैं और आज हमारा प्रयास है कम से कम 500 लोगों को टीके लगना चाहिए। कितने दिन का शिविर आयोजित हुआ है? ये हम तो लगातार अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह एक दिन पर क्या लोगों को बुलाना, सब व्यवस्था जमाना पड़ती है, तो लगातार हम कोशिश, अभी एक नूरानी नगर में लगा था, एक टेकरी पे लगा था, फिर तीसरा यहाँ पे लगाया है। लगातार इस पंचायत में हमने सबसे ज़्यादा कम से कम 3000 लोगों को हम अभी तक ये वैक्सीन टीके लगवा चुके हैं। आगे कितनी और मतलब वैक्सीनेशन की कमी हो रही है या मतलब पर्याप्त तो मिल रही है? अभी तो पर्याप्त है, हमारे को ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और हमारा प्रयास है, कोशिश है कि पूरी पंचायत में हम 45 से ऊपर जितने भी जो है उनको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टीके से हम, जिससे कि कोरोना की रोकथाम हो सके। आपका नाम? सोहराब पटेल, पूर्व सरपंच वहाँ को जो घातक बीमारी जो जिस तरीके से चल रही है और शासन ने जो ये वैक्सीनेशन टीके का जो सभी को कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इससे कि कोरोना की रोकथाम हो सके और जिसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से लोग गलत तरीके से इनको वो कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, ये ऐसे कोई बात नहीं है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाई दे रहे हैं कि आज ये आपको कोरोना आपके फ़ायदे के लिए है। प्रशासन, शासन आप लोगों को पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये कोरोना आपसे दूर रहे। ये कोशिश हम कर रहे हैं और लोगों को हम संदेश भी दे रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में कोरोना मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। जीवन रक्षक दवा उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन करके जनता को 2 तरह की मौत दी जा रही है। एक मौत कोरोना संक्रमण से, दूसरी मौत आर्थिक कंगाली से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेशवासी एक तरफ बिना दवा, बिना ऑक्सीजन, बिना अस्पताल बेड मौत के मुंह में समा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा इंदौर एयरपोर्ट पर यज्ञ और हवन किया जा रहा है। इस यज्ञ से वह कोरोना को गो करना चाह रही हैं। इस तरह यज्ञ करने से क्या कोरोना चला जाएगा? ये अत्यंत शर्मनाक है। मध्य प्रदेश की नाकाबिल को कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाए, दवाइयों की व्यवस्था, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज इसका फायदा उठा सकें। यज्ञ करने से गो कोरोना करने से क्या कोरोना भाग जाएगा?
इंदौर में कोरोना की वर्तमान परिस्थिति और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की उपलब्धता के विषय में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा नेताओं की चर्चा हुई। इस चर्चा में मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि कोरोना के उपचार में आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। सिर्फ आश्वासन दिया है, पूर्ति होगी या नहीं यह भगवान भरोसे है। लेकिन प्रदेश की कैबिनेट मंत्री मास्क नाक से नीचे लगाकर प्रदेशवासियों को साफ स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि मास्क ऐसे ही लगाओ, कोरोना फैलाओ, जय श्री कोरोना संक्रमण। दूसरा संदेश भाजपा के पूर्व विधायक का मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। माननीय मीटिंग में अपनी बुद्धिमत्ता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए बता रहे हैं गोपी कृष्ण नेमा की मास्क ऐसा लगाएं जैसा मैंने लगाया। ये सब मुख्यमंत्री को नहीं दिखा। अंधेर नगरी चौपट राजा। जनता समझ सकती है कैसे गैर जिम्मेदार भाजपा नेताओं मंत्री कोरोना संक्रमण रोकने की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में शहरहित के निर्णय लेने वाले ही कोरोना प्रोटोकॉल समझते ही नहीं है। इंदौर पुलिस क्या कर रही है? क्या सिर्फ गरीबों पर ही डंडे का जोर दिखाएगी या कभी इन दोनों माननीयों को सबक सिखाकर पुलिस वर्दी की इज्जत कायम रखेगी? कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मैनेजमेंट की बैठक थी जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था। देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग में जो लोग जनप्रतिनिधि कहलाते हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व आईडी अध्यक्ष हैं, पूर्व महापौर हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि नहीं है। तो ये कहना ही बेनामी है कि वो जनप्रतिनिधि हैं। ये सिर्फ भाजपा की एक कोर कमेटी की मीटिंग है जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग का नाम दिया गया। आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं और भाजपा के जिम्मेदार क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग के सदस्य, एक जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, बिना मास्क के बैठे हैं। मास्क उन्होंने नीचे सरका रखा है। दूसरे एक पूर्व विधायक हैं, उन्होंने तो मास्क पूरा उतार रखा है। समझ में नहीं आता कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोग किस तरीके से इंदौर में कोरोना का मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह के निर्णय लेंगे। पूरे इंदौर को हास्यास्पद स्थिति में लाके छोड़ दिया है। मैदान छोड़ के लगभग भाग खड़े हुए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कमरों में बैठ के उलझुल निर्णय कर रहे हैं और अपने तारीफ में खुद ही कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि जनता सड़कों पर परेशान हो रही है, धक्के खा रही है और उनको ना दवा मिल रही है, ना उनका हॉस्पिटल मिल रहा है, ना उनको बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ शिवराज शासन में मौत मिल रही है। बहराइच के बोंडी थाना क्षेत्र के बोंडी गांव स्थित घाघरा नदी के इस पार नंबर 3 के पास घाघरा के कछार में बने भरे पानी में शनिवार की सुबह बोंडी गांव निवासी दिनेश कुमार 26 वर्ष पुत्र बच्चू लाल की डूबकर मौत हो गई। मृतक के भाई मनोज उर्फ गिरधारी लाल ने बताया, मृतक दिनेश शुक्रवार की दोपहर बाद घर से निकला था, तब से मृतक का कोई अता पता नहीं था। खोज करने पर युवक की लाश नदी में तैरती हुई मिली। घटना की सूचना ग्रामीणों ने परिवार वालों को दी। गाँव में ही थाना बोंडी में सूचना देने पर यशु मनोज कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधिक कार्यवाही शुरू कर दी और परिवार वालों को आश्वासन दिया गया कि घटना का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो जाएगा। साथ ही तहसीलदार महसी राजेश कुमार वर्मा ने बताया, पीएम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, तहसीलदार राजेश वर्मा, बांडी यशु मनोज कुमार राय पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में जेपी अस्पताल में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं उनके समर्थकों ने डॉक्टर से बात की। उसके बाद डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया। मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं परिजनों को मुआवजा, पत्नी को नौकरी देने की मांग को लेकर परिजन आज कुलार तिराहा कुलार गेस्ट हाउस के पास सड़क पर शव रखकर मांग कर रहे हैं। शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी लोगों में भारी आक्रोश है। लॉकडाउन के बावजूद भी भारी तादाद में लोग उपस्थित हैं। नाम बता दो। मेरी माँ को सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे मेरी माँ हमारा पालन पोषण कर सके। सरकारी नौकरी चाहिए जिससे हमारा पालन पोषण हो। तीनों भाई बहन हमें कौन पालेगा? मेरा विजय
हाँ विजय बताएं क्या मांग बोले का? कल हम गए थे उनके पास में 12:30 बजे, तो उनने इनको बेड पर लिटाया और मशीन वगैरह लगाई। अब क्या मांग बोले कर प्रदर्शन कर? यहाँ पर मांग ये है कि हमारी सारेज हैं जो साले साहब हैं उनको सरकारी नौकरी चाहिए और 5 लाख रुपए मुआवजा चाहिए और डॉक्टर को सस्पेंड करा जाए, श्रीवास्तव है और FIR करी जाए। हाँ मेरी मांग ये है जो आज इस परिवार की मृत्यु हो गई तकतमल साक्या की, इसके परिवार के लिए एक 5 लाख की मुआवजा की राशि दी जाए और डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो और इनकी महिलाओं के लिए सरकारी शासकीय नौकरी दी जाए। सरकार से हमारी ये मांगे और डॉक्टर के खिलाफ सस्पेंड किया जाए और FIR दर्ज करें थाने में। 2 लड़की 1 लड़का। इन बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा? उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है, माँ बाप बुजुर्ग है, माँ है नहीं है, उनकी सास है नहीं है, पिताजी बुजुर्ग है, तो बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? सिद्धार्थनगर जिले में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव में इस बार पुलिस को एक नई जिम्मेदारी भी दी गई है। पुलिस ऐसे प्रत्याशियों जो निर्विरोध चुने जाएंगे उनके बारे में बारीकी से जांच करेगी कि कहीं निर्विरोध होने के लिए कोई गलत तरीका तो नहीं अपनाया। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में बाहुबलियों पर पुलिस की नजर है। अगर कोई भी प्रत्याशी पर दबाव बनाकर उसे चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करता है तो पुलिस कार्यवाही करेगी, क्योंकि पुलिस की नजर ऐसे लोगों पर भी है जो पर्चा भरने के बाद वापस लेंगे। पुलिस ऐसे लोगों से जानकारी लेगी। अगर दबाव में पर्चा वापस लेने या फिर धमकी देने की बात सामने आती है तो पुलिस धमकी देने वाले पर केस दर्ज करेगी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया पंचायत चुनाव को लेकर जिले की पुलिस ने अब तक 25 प्रकरणों में 75 व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की। 95 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम में कार्यवाही की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें से 48 व्यक्ति अभी जिला बदर किए गए हैं। ये अपराधी चुनाव तक जिले से बाहर रहेंगे। 527 व्यक्तियों के विरुद्ध 110 जी की कार्यवाही की गई है। 89 अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम में निरुद्ध किया गया है। जिले में कुल 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई हैं। 393 व्यक्तियों का अवैध शराब निष्कर्षण में गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4164 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। कुल 6 शराब भट्टी पकड़ी गई, जिनमें से कई कुंटल लहान नष्ट किया गया। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंटियों में 45 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जनपद में कुल 4668 मुकदमों में कुल 48,373 व्यक्तियों के विरुद्ध 107-116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पाबंद किए जाने हेतु रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें से 4,540 मुकदमों में 45,234 व्यक्तियों को अनंतिम रूप से पाबंद किया जा चुका है। उपरोक्त व्यक्ति द्वारा चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी पाए जाने पर इनसे भारी धनराशि की वसूली की जाएगी। जिले में कुल 395 हिस्ट्री शीट पहले से खुली हुई थी। 38 कुख्यात अपराधियों की हिस्ट्री शीट अभी खोली गई है। चुनाव में संपूर्ण 433 हिस्ट्री शीटर की नियमित निगरानी करते हुए इन गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जिले में कुल 102 अपराधी सक्रिय अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनका 3 डोजियर तैयार कर उन पर निगरानी रखी जा रही है। जिले के सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण थाना प्रभारियों द्वारा 2 बार किया जा चुका है। क्षेत्र अधिकारियों द्वारा भी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण करते हुए आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कराई जा रही है। चुनाव जो प्रत्याशी मैदान में है और पर्चा वापस नहीं लेते हैं तो पुलिस उनको लेकर किस तरीके का फीडबैक लेगी, क्या है पूरा? संपूर्ण जनपद में हमारे 14 ब्लॉक हैं जहां पर नामांकन की प्रक्रिया हो रही है और लोकतांत्रिक तरीके से लोग नामांकन कर रहे हैं। सभी जगह हमारी इंटेलिजेंस की टीमें लगी हुई हैं और हम लोग इस पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं कि कहीं किसी को धमकी दे करके तो पर्चा नहीं वापस कराया जा रहा है। और विशेष रूप से हमारी वहाँ नज़र है जहाँ पर निर्विरोध होने की संभावना है या निर्विरोध हो रहे हैं, उन पर हम लोग विशेष दृष्टि रखे हैं कि कहीं ज़बरदस्ती तो किसी का पर्चा नहीं वापस कराया जा रहा है। इस पर हमारी इंटेलिजेंस की टीम लगी है और थाने से भी हम लोगों ने ब्लॉक के आसपास लोगों को लगा रखा है कि इस बात की जानकारी करें कि कहीं कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा। सर, एक पंचायत चुनाव है, तीसरे चरण में अपने जिले में चुनाव होना है, इसको लेके अब तक क्या कार्रवाई की गई है? निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या तैयारियाँ हैं? हम लोगों ने कुल 1263 मतदान केंद्र जो हमारे ज़िले में हैं
उनको 4 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है। एक सामान्य मतदान केंद्र हैं, एक संवेदनशील है, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस। जो अति संवेदनशील प्लस केंद्र हैं वहाँ पर प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और संवेदनशील अति संवेदनशील प्लस केंद्रों पर विशेष हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो बहुत पहले से निरोधात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दिया था, तो अब तक हमारे द्वारा 75 व्यक्तियों को गैंगस्टर में डिटेन किया गया है और 91 लोगों को हम लोगों ने गुंडा एक्ट में रिपोर्ट दिया था, जिसमें 48 लोग अब जिला बदर हो गए जो चुनाव तक ज़िले से बाहर ही रहेंगे। और इसके साथ साथ 527 व्यक्ति 110 में हम लोगों ने 110G में बाउंड डाउन किया है और 89 लोगों को हम लोगों ने इलीगल आर्म्स में डिटेन किया है। 393 व्यक्तियों को अवैध शराब में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4164 लीटर शराब बरामद हुई है। 6 शराब भट्ठी पकड़ी गई हैं, जिनसे भारी मात्रा में लहन को हम लोगों ने नष्ट किया है। और कुल हमारे 63 जो गैर जमानती वारंट थे जो न्यायालय द्वारा जारी थे, उनको हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। और इसी के साथ साथ करीब 48,373 व्यक्तियों को फाइनल हम लोगों ने बाउंड डाउन किया गया है। अगर इनके द्वारा किसी भी तरह से गड़बड़ी की जाएगी तो इनसे धनराशि की वसूली की जाएगी। 395 हिस्ट्री सीट पहले से थी, 38 हिस्ट्री सीट हम लोगों ने रिसेंटली अभी खोला है। इस तरह से 433 हिस्ट्री सीटर पर हमारी विशेष निगरानी है और 102 लोगों को हम लोगों ने सक्रिय अपराधी में सूचीबद्ध किया है और जिनकी हमारी नियमित रूप से निगरानी चल रही है और रात में भी इनको तस्दीक किया जा रहा है, दिन में भी इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। सर एक ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।